ऑब्जेक्ट है सेक्शन 6 को समझना, और सेक्शन 6 में कहा गया है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ, उससे भी बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने ये कहा था कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी होता क्या है, उसके बाद कहा था कि कौन कर सकता है, कब कर सकता है, ये सारी बातें आती हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, कौन कर सकता है, तो हु में कौन कर सकता है और किस तरह की प्रॉपर्टी का कर सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन 6 के अंदर कहा गया था कि किस तरह की प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है। सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज बेसिकली डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट किस तरह की प्रॉपर्टी का, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट को समझने के चक्कर में हम ये पढ़ गए कहाँ कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि हम तो इमूवेबल का भी ट्रांसफर करवा देंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर करवा देंगे। देयर इज ए प्रोविजन, मूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर करवा देंगे और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी ट्रांसफर करवा देंगे। तो प्रॉपर्टी का मतलब तो हमारे पास है कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई वैल्यू है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम ओन करते हैं, वो प्रॉपर्टी है। यानी हम लोग नॉर्मली यही सोचते हैं कि कोई चीज जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अपने कब्जे में रख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी, और बड़े आसानी से समझ लेते हैं कि घर है जो कि अचल संपत्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, नो कंफ्यूजन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब लैंड से जुड़े हुए राइट्स निकल के आते हैं। तो क्या वो राइट्स जो निकल के आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, क्या हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी माने या ना माने? बिकॉज दोज राइट्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे मछली मारने का अधिकार, राइट टू फिशरी, राइट टू फिशरी, फिशरी मछली मारने का अधिकार है। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल है? ये जरा कॉन्सेप्ट देखो, मछली तो होती है मूवेबल, तभी तो यहां से वहां होता है, पका के खा भी जाते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन द पॉइंट हियर इज कि जो मछली मारने का अधिकार है, मछली कहाँ मारते हैं, या तो समुद्र में मारते हैं, या तालाब में मारते हैं, या छोटा मोटा कोई होता है ना, इसको गांव में पोखर बोलते हैं, पॉन्ड, उस टाइप का लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, सी हो सकता है, कहीं से भी मारते हैं। लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल है, जैसे वेस्ट बंगाल में है, जैसे कुछ लोग हैं वेस्ट बंगाल से, उनको पता हो कि वहां पर तालाब ही मिलता है पूरा का पूरा, आपकी जितने तालाब हैं आप उतने ज्यादा रिच हैं। बंगाल में ये कहावत है कि जितने ज्यादा आपके पास तालाब है मछली मारने के, उतने ज्यादा आप रिच हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं। तो अब ये मछली मारने का अधिकार ये अचल संपत्ति है या चल संपत्ति है, मूवेबल है कि इमूवेबल है, यहाँ पर दिक्कत होती है। फिलहाल इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी मैंने कल का क्लियर किया। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है हाउस, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है थिंग्स अटैच्ड टू द लैंड। अब उसमें से फिर कंफ्यूजन वाली बात आई, वो उसको भी क्लियर किया। अगर अटैच्ड टू द लैंड है तो तीन चीजें हो सकती हैं। तीन कौन कौन सी? अटैच कैसे है? अगर हम ये कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग जो कि अटैच है अर्थ से, तो अटैच तो है मान लिया, लेकिन व्हाट, कैसे है वो अटैच? तो उसका जवाब मिला देयर आर थ्री वेज, तीन तरीके से वो अटैच हो सकती है। पहला तरीका क्या हो सकता है? रूटेड हो सकती है, रूटेड यानी खुद से जड़ निकलता गया, तो वो अचल संपत्ति है। यानी थिंग्स अटैच्ड है और रूटेड है, तो थिंग यहाँ पेड़ हो जाएगा, और रूट, वो रूट से अटैच हो गया है, रूट की वजह से वो धरती से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नाउ उसके बाद एक बात आती है इम्बेडेड। इम्बेडेड का कॉन्सेप्ट है कि जब ह्यूमन बीइंग एफर्ट डाल करके धरती के अंदर कोई चीज पहुंचाता है और उससे धरती से अटैच हो जाता है। कोई चीज हमने धरती में पहुंचाई और उसके बाद धरती से अटैच हो गए ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से, तो इम्बेडेड हो जाता है। अब ये सारी बातें चल ही रही हैं, इसी में एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट आया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, आप लिख के ले लो, ये हर जगह, हर टेक्स्ट बुक में या बेयर एक्ट में या क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। ये लैंडमार्क जजमेंट है। अब ये लैंडमार्क जजमेंट किस चीज से रिलेटेड है वो भी मैं बता देता हूं। ये लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट से।
इसमें कोर्ट ने डिफाइन करके दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। आपको मैं बता देता हूं, ये साइटेशन भी आपको दे देता हूं, साइटेशन क्या है नोट कर लो आप लोग। केस है शांताबाई, नाम भी याद रहेगा, मूवी वाला नाम है, फिल्मी नाम है, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। बस पॉइंट पॉइंट नोट कर लो। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट 532। यही है आपका साइटेशन। इंटरेस्टिंग केस है, बड़ा मजेदार है, ध्यान से सब सुनना, समझ में आए तो बताना, नहीं समझ में आए तो भी बताना, लेकिन ऐसा कोई इसमें पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, ये केस बेसिकली डेडिकेटेड है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस केस में बेसिकली कोर्ट ने कंसीडर किया कि मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट्स को कैसे माना जाए कि मूवेबल है कि इमूवेबल है। देखिए होता क्या है, ये केस आया है 1958 में सुप्रीम कोर्ट के पास, ध्यान से सुनिएगा पहले। 1958 में ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टेड है, इसका मतलब बड़ा सीधा है, या तो इसके पहले आया होगा, नीचे कुछ होगा, या तो डायरेक्ट आया होगा सुप्रीम कोर्ट में। कहानी ये है इस केस का, फैक्ट ये है इस केस का, कि जो इसमें एक जंगल का मालिक होता है, देयर इज ए पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द फॉरेस्ट। पहले क्या ताकत के बल पे लोग कब्जा कर लेते थे, बोलते थे ये मेरा जमीन है, और बाद में उसी को सरकार ने रेगुलराइज कर दिया। यही होता था पहले नॉर्मली। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा आपको बैक लेके चलता हूँ, जब पहले, थोड़ा सा ज्यादा पहले भी नहीं बोल रहा हूँ, 1930s की बात कर रहा हूँ या 1920s की बात करूँ, वहां पे 20-30 स्टेप से 34-35 का जो टाइम है, आपके दादाजी का समय या उनके थोड़े से ऊपर का समय अगर है, तो वहां का जो सिनारियो था, लोग गांव में या शहरों में कहीं भी क्या करते थे, जमीन एक्वायर कर लेते थे ताकत के बल पे, फिजिकल पावर पर। और जहां तक वो उन्होंने फिजिकल पावर पे जमीन एक्वायर कर ली, लैंड एक्वायर कर ली, तो उस पर पोजीशन हो गया उनका। अब उस समय क्या होता था, अंग्रेज आते थे, अंग्रेज के जो कर्मचारी होते थे, एम्प्लॉयज होते थे, उस समय के जो कलेक्टर या कमिश्नर या जो भी पोस्ट होती होगी उस समय, वो लोग आते थे। तो लोग कहते हैं कि लाल टोपी, लाल टोपी, आज भी देखते हैं पुलिस की मोस्टली कहीं कहीं लाल टोपी मिलती है, तो लाल टोपी वाला आ गया, लाल टोपी वाला आ गया, ये कहावत होती थी। कहावत क्या, उस समय लाल टोपी पहने जाते थे अंग्रेजों की तरफ से। तो वो आते थे अफसर वहां पर, उस समय के सो कॉल्ड अफसर, और उनसे जो नजर में नजर मिला करके बात करके बता दिया किसी ने कि सर ये मेरी जमीन यहाँ से यहाँ तक है, अपना नाम और एड्रेस बता दिया, वो सरकार के खाते में रजिस्टर हो गई। यानी कि वो लैंड जो एरिया था, जितना एरिया उसने बताया, अपना नाम बताया, लोकेशन बताया, चौहद्दी बताई, सब बताया, वो सरकार के खाते में रजिस्टर हो जाते थे। अब वो क्या हो गया, पोजीशन तो था, अब ये ओनर हो गया, अब ओनरशिप बन गई, क्योंकि उसके पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था लैंड का कि किसके पास क्या लैंड है। तो आप देखोगे पहले जमींदारों के पास बड़ी जमीन होते थे, तो जमींदार बेसिकली फिजिकल पावर पर या लठैतों के बल पर या जो उनके नीचे काम करते थे उनके बल पर कैप्चर करते थे। पुरानी मूवीज में देखो आपको ये अक्सर मिलेगा। तो मूवीज झूठ नहीं बोल रही है, वो मूवीज इसलिए बनी कि सच में कभी न कभी ऐसा हुआ था, इसलिए मूवीज बनी है। तो 10-20 लठैत होते थे, पूरा गांव में से जो जमीन मिला उसको कैप्चर करके रख लिया। सब रिलेटेड है यहाँ पर, इसीलिए बता रहा हूँ। नाउ अब आते हैं बैक टू द केस। तो एक पर्सन होता है जो कि ओनर होता है किसी जंगल का, नहीं तो आप सोचो जंगल का मालिक कैसे होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओनर होता है फॉरेस्ट का, और एक अनरजिस्टर्ड, ध्यान से सुनिएगा और लीगल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करता है अपने ही वाइफ के नाम पर। ठीक है, अपने ही वाइफ के नाम पर लीज के फॉर्म में करता है, यानी अपने ही वाइफ के नाम पर वो लीज के फॉर्म में करता है। अब ये मत पूछना कैसे करता है, पहले भाई 10-10 शादियां होती थी, 5-5 बीवियां होती थी, अब सरकार रोक लगाती है, आप में भी हम में भी कैपेसिटी नहीं है, दैट इज ए डिफरेंट इशू। बट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुआ, उसको एग्जीक्यूट किया गया और लीज दिया गया। तो जिस समय ये एग्जीक्यूट किया गया, एट दैट टाइम देयर वाज
₹26,000। उस समय 26,000 रुपए के हिसाब से 12.5 सालों के लिए 12.5 ईयर्स, सारा चीज नोट कर लेना, 12.5 ईयर्स, यानी टेन्योर आपको पता चल गया 12.5 साल यानी 12.5 ईयर्स। अमाउंट पता चल गई 26,000। मोड ऑफ ट्रांसफर पता चल गया लीज। दिया कैसे? एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से उसको एग्जीक्यूट किया गया, यानी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया गया। अब इस डीड की वजह से, लीज डीड की वजह से उसकी वाइफ को ये राइट मिल गया कि वो उस जंगल में बम्बू के ट्री काट सकती है, बांस का पेड़ काट सकती है, बम्बू ट्री काट सकती है, फ्यूल वुड यानी खाना पकाने के लिए जिन लकड़ियों का इस्तेमाल होता था पहले वो, और टीक के पेड़ भी काट सकती है। बम्बू, फ्यूल वुड FUEL और टीक की लकड़ियां भी वो काट सकती है। लेकिन क्या नहीं काट सकती है उसका भी इसमें बात कहा गया था टीक की लकड़ियां काट सकती है बट शी वाज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कटिंग टीक प्लांट्स। टीक प्लांट को नहीं काटना है, टीक प्लांट को नहीं काटना है जिसकी हाइट अंडर द हाइट ऑफ 1.5 फीट, 1.5 फीट, यानी कि जो 1.5 फीट से नीचे है 1.5 फीट। कोई भी टीक का पेड़ जो कि 1.5 फीट से नीचे है, छोटा है, उसको नहीं काटा जाएगा। क्लियर है? 3 चीजें मिली। हस्बैंड ने वाइफ के नाम से लीज डीड तैयार किया, लीज डीड का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, एग्जीक्यूशन किया गया विथ द रुपीज ऑफ 26,000। कितने सालों के लिए? 12.5 सालों के लिए। और उसमें कंडीशन क्या रखी गई? कंडीशन ये रखा गया कि उसकी वाइफ बम्बू के पेड़ काट सकती है, फ्यूल वुड काट सकती है, टीक के पेड़ काट सकती है, लेकिन टीक के पेड़ काट सकती है, टीक के उन प्लांट को नहीं काट सकती है जिसकी हाइट 1.5 फीट से कम होगी, उसको नहीं काट सकती है। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल तक मजे से उसने पेड़ काटे, बड़े मजे से सब कुछ एंजॉय किया। लेकिन 2 साल के बाद एक सीन क्या हो गया कि एक एक्ट बना। उस समय एक एक्ट बना और उस एक्ट का नाम था मध्य प्रदेश एबोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, MP मध्य प्रदेश एबोलिशन ऑफ प्रोप्राइटरी, PROPRIETARY प्रोप्राइटरी राइट्स एक्ट 1950। इसके अंदर और भी कुछ है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं, वो अपना इरेलीवेंट है। सो MP एवोल्यूशन प्रोप्राइटरी राइट्स एक्ट, अब ये एक्ट बनाया, अब देखो 1950 का है, यानी कि देश के आजाद होने के बाद। सो देश के आजाद होने के बाद ये एक्ट बन गया। एंड ड्यू टू दिस एक्ट, जो जंगल हस्बैंड ने वाइफ को दिया था लीज डीड पर, उस जंगल का मालिकाना हक किसके पास चला गया? वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी राइट्स जो था, प्रोप्राइटरी राइट्स, वो चला गया स्टेट के पास। प्रोप्राइटरी राइट्स जो था वो किसके पास चला गया? स्टेट के पास। नाउ जब स्टेट के पास चला गया, देन ये महिला सो कॉल्ड वाइफ, उसको मना किया गया सरकार की तरफ से कि आप इस जंगल की कोई भी लकड़ी नहीं काट सकते। सो शी वाज स्टॉप्ड। वाइफ जो महिला थी, या इसको हम लोग W भी बोल सकते हैं, वाइफ जो महिला थी, इसको स्टॉप कर दिया गया कि आप जंगल की लकड़ियां नहीं काट सकते हैं। सो इसने कहा ठीक है, हम जंगल की लकड़ियां नहीं काट सकते हैं, कोई बात नहीं, बट माई राइट हैज बीन इन्फ्रिंज्ड। चूंकि मेरा राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो चुका है तो आई नीड कॉम्पनसेशन, तो मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए। सो सी फाइल्ड अ कॉम्पनसेशन, सी क्लेम्ड फॉर कॉम्पनसेशन बेसिकली फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसने सरकार से कहा कि मेरे को कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि मेरा जो ड्यूरेशन था लीज डीड का वो 12.5 सालों का था। जस्टिस तो यही है, आपने कानून बनाया मेरे लीज डीड के बाद, तो आप मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए। लेकिन कॉम्पनसेशन के जो इसने एप्लीकेशन डाली, उससे फिर खुद ही ये बैक हो जाती है, इसने गिव अप कर दिया।
ये सोच करके कि शायद सरकार ने जो है इसको परमिशन ग्रांट कर दिया है उस जंगल में लकड़ियां काटने के लिए, सो इसने गिव अप कर दिया कॉम्पनसेशन की एप्लीकेशन। अगेन जब इसको फॉरेस्ट ऑफिसर आकर के मना कर गया, इन दैट सर्कमस्टांसेस उसको अब नहीं रहा गया, सो शी फाइल्ड ए पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसने आर्टिकल 32 के तहत उसने केस फाइल कर दिया। पैसे वाली थी ही उस समय, सुप्रीम कोर्ट कौन जाता था, कोई गरीब तो जाता नहीं था। तो सी फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा गया, एट दैट टाइम उसने अपना जो पिटीशन रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसने ये रखा कि जो मेरा राइट जो दिया गया था वो स्टैंडिंग टिम्बर को काटने के लिए दिया गया था। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर आपका लीगल पॉइंट है। She filed a petition in the court under Article 32 of the Constitution of India and contended before the court कि as the right granted to her was a right of standing timber। उसको जो राइट दिया था हस्बैंड की तरफ से लीज पर जो मिला था वो स्टैंडिंग टिम्बर को काटने का राइट था। अब स्टैंडिंग टिम्बर होता क्या है, मूवेबल। अब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और उसका मेरे को काम नहीं करने दिया गया। अब तो कहते हैं कि प्रोप्राइटरी राइट सरकार के पास चला गया, तो आई नीड माई कॉम्पनसेशन। अब कोर्ट ने ये पहला फैसला, पहली बात रखी सामने, कोर्ट के सामने जो कंसीडरेबल क्वेश्चन आया कि महिला का ये कहना है कि मेरे को 12 सालों के लिए स्टैंडिंग टिम्बर काटने का परमिशन मिला, लीज पर डीड मिला, लीज डीड में मिला। नाउ द कोर्ट हैज टू कंसीडर वेदर दिस राइट इज फ्रॉम द मूवेबल प्रॉपर्टी और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्या ये जो 12 साल तक के लिए, 12.5 साल तक के लिए स्टैंडिंग टिम्बर को काटने देने का जो लीज डीड बना है दो पार्टीज के बीच में, whether this is a lease deed is related with movable or it is immovable, यानी जो अधिकार मिला है वो अचल संपत्ति से मिला हुआ अधिकार मान ले या चल संपत्ति से मिला हुआ अधिकार मान ले। आपको क्या लगता है, ये अचल संपत्ति का अधिकार है या चल संपत्ति का अधिकार है? वेदर इट इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी राइट्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट्स? इमूवेबल सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा सर। आप तो अब कह देंगे इमूवेबल है, लेकिन आप लोग का आंसर है, मैं कहूं तो भी गलत भी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर राइट्स है, ठीक है, आपकी ही बात पर चलते हैं जरा। बहुत अच्छा है, आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर दिया, बहुत अच्छा है। आप लोगों ने कहा कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकला हुआ राइट है स्टैंडिंग टिम्बर काटने का। आपको लॉ पता है बड़े कायदे से कि आप कह रहे हो अचल संपत्ति, तो अगर किसी अचल संपत्ति का ट्रांसफर किया जाता है मेरे भाई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अचल संपत्ति का ट्रांसफर करने के लिए डीड का राइटिंग बनता है, रिटन फॉर्मेट होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसका अटेस्टेशन होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। बट ये सारी चीजें तो नदारत थी इस महिला के केस में। सो हाउ कुड यू से कि ये अचल संपत्ति है? सिर्फ आपने ये सीन देख लिया, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ब्रॉड करके सोचिए। मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी हैं शुरुआत में। अनरजिस्टर्ड लीज डीड was executed in favor of W in the consideration amount of 26,000 rupees for a period of 12.5 years। बिल्कुल क्लियर कर दिया था, फिर भी आपने धमाके के साथ एंट्री मारी, बोले नहीं सर ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। टेल मी कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है?